Hello everyone, welcome to your history class. We are doing 10th chapter of 12th history. The name of the chapter is colonialism and the countryside. ये इस चैप्टर का सेकंड पार्ट है. फर्स्ट पार्ट में हमने जो कुछ पढ़ा उसको जरा सा रिवाइज कर लेते हैं. सबसे पहले हमने रीड आउट किया था एन ऑक्शन इन बृहद्वान. बृहद्वान में जो ऑक्शन हुआ था उस ऑक्शन में बृहद्वान की राजा की पूरी एस्टेट को नीलाम कर दिया गया था. नीलामी के पीछे रीज़न था कि उसने टाइम पर टैक्स को पे नहीं किया था. ऐसा सिर्फ बृहद्वान के राजा के साथ नहीं हो रहा था. बंगाल में रहने वाले जो 75% जमींदार थे वो टाइम पर टैक्स को पे नहीं कर पा रहे थे. उसके पीछे जो भी रीजंस थे उनको हमने डिस्कस भी किया था. उसके बाद हमने पढ़ा था प्रॉब्लम ऑफ अनपेड रिवेन्यू. अनपेड रिवेन्यू के पीछे क्या क्या प्रॉब्लम हो रही थी कि कंपनी ने परमानेंट सेटल को इम्प्लीमेंट किया था. परमानेंट सेटलमेंट को इम्प्लीमेंट करने के बाद कंपनी के ऑफिशियल्स को लग रहा था कि अब जमींदार अपने लैंड के बारे में, अपने एस्टेट के बारे में सोचेंगे, उसको इम्प्रूव करेंगे, उसकी क्वालिटी को बढ़ाएंगे और उस क्वालिटी को बढ़ाने के लिए इन्वेस्टमेंट करेंगे. लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं हुआ और धीरे धीरे मोस्टली जो जमींदार थे वो रिवेन्यू को पे नहीं कर पा रहे थे. आज हम पढ़ने वाले हैं वाई जमींदार डिफॉल्टेड ऑन पेमेंट. जमींदार टाइम पर पेमेंट क्यों नहीं कर पा रहे थे, उसके पीछे रीज़न क्या थे, उन रीजंस को आज हम जानेंगे. चलिए स्टार्ट करते हैं. रिवेन्यू के फिक्स डिमांड के बाद कंपनी के ऑफिशियल्स को लग रहा था कि अब जमींदार के अंदर अपनी लैंड की सिक्योरिटी की एक सेंस आ जाएगी. वो जो है अपनी इन्वेस्टमेंट को धीरे धीरे बढ़ाने के बारे में सोचेंगे, वो अपनी लैंड, वो अपने एस्टेट को इम्प्रूव करने के बारे में सोचेंगे और उसके ऊपर पैसा भी लगाएंगे, उसके ऊपर इन्वेस्टमेंट भी करेंगे. लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं हुआ. इवन परमानेंट सेटलमेंट के जो अर्ली डिकेड्स थे उसी टाइम पीरियड पर बहुत सारे ऐसे जमींदार थे जो रिवेन्यू की डिमांड को पूरा नहीं कर पाए थे और धीरे धीरे उनके जो बैलेंस थे वो बढ़ते जा रहे थे. इसके पीछे बहुत सारे रीजंस थे. मेन 4 रीजंस थे. उनमें से सबसे पहला रीज़न है कि जो डिमांड थी, इनिशियली रिवेन्यू की जो डिमांड थी उसको बहुत ज़्यादा हाई रखा गया. ऐसा इसलिए रखा गया क्योंकि कंपनी के ऑफिशियल्स को फील हो रहा था कि भाई अगर इसी टाइम पर हम रिवेन्यू की डिमांड को हाई रखेंगे तो बार बार जो है हमें प्राइसेस बढ़ाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, जिससे ज़मींदार ये भी नहीं क्लेम कर पाएंगे कि भाई हम बार बार रिवेन्यू के प्राइसेस को बढ़ा देते हैं. इन क्लेम से बचने के लिए उन्होंने स्टार्टिंग में ही रिवेन्यू की जो डिमांड थी उसको हाई रखा और जब जमींदारों ने इसके बारे में पूछा तो उन्होंने उन्हें ये आश्वासन दिया धीरे धीरे जब एग्रीकल्चर प्रोडक्शन बढ़ेगा तो वो अपनी रिवेन्यू को धीरे धीरे पूरा कर देंगे. ओके. सेकेंड रीज़न था जब 1790 में एक फिक्स डिमांड रखी गई थी. उस टाइम पर जब वो हाई डिमांड रखी गई थी उस टाइम पर जो एग्रीकल्चर प्रोड्यूस थे वो बहुत कम हो रहे थे, उनके प्राइसेस बहुत ज़्यादा कम थे, जिसकी वजह से किसान जमींदारों को टैक्स पे नहीं कर पा रहे थे और जमींदार आगे कंपनी को टैक्स पे नहीं कर पा रहे थे. ओके. थर्ड रीज़न था जो टैक्स था वो इनवेरिएबल था. मीन्स चाहे हार्वेस्ट अच्छी हुई है चाहे बुरी हुई है, लेकिन टैक्स को जो है पंक्चुअलिटी के साथ पे करना होगा. मीन्स टैक्स जो है टाइम से आना चाहिए. उसके लिए एक लॉ बनाया गया था. दैट लॉ वाज सनसेट लॉ. सनसेट लॉ के अकॉर्डिंग हर एक जमींदार को फिक्स किए हुए डे के सनसेट तक टैक्स को पे करना होता था. अगर वो उस टाइम तक टैक्स को पे नहीं करता था तो उसकी पूरी प्रॉपर्टी को जो है नीलाम कर दिया जाता था. ओके. फोर्थ रीज़न था परमानेंट सेटलमेंट के बाद जो जमींदार की पावर थी वो लिमिटेड हो गई थी. अब जमींदारों का काम सिर्फ इतना रह गया था कि भाई हाँ वो अपनी जमींदारी को मैनेज करते थे और किसानों से टैक्स को इकट्ठा करते थे. सिर्फ यही 2 रह गए थे. अपनी जो उनकी जमींदारी के पहले उनके पास जो पावर थी जमींदारी की वजह से वो सारी की सारी पावर उनकी लिमिटेड हो गई थी. ओके. हालांकि कंपनी ने जमींदारों को एक इम्पॉर्टेंट सेक्शन बताया था सोसाइटी का, लेकिन साथ के साथ उन्होंने उनके ऊपर कंट्रोल भी रखा. उनकी जितनी भी पावर्स थी उनको रिस्ट्रिक्ट रखा. जो जमींदार ट्रूप्स अपने पास रखते थे, मीन्स जो सैनिक अपने पास रखते थे, वो उन्हें एबॉलिश कर दिया गया. अब कोई भी जमींदार अपने पास किसी भी सैनिक को नहीं रख सकता है. उनके जो कचहरीज, जो कोर्ट्स लगते थे वो भी जो है ख़त्म कर दी गई थी. अब ये सारे के सारे काम, मीन्स जो कचहरी होती थी वो कंपनी के अपॉइंट किए हुए कलेक्टर के सुपरविज़न में होती थी. मीन्स जो जमींदारों के पास जस्टिस और लोकल पुलिस की जो पावर थी वो ख़त्म कर दी गई थी. ओके.
इवन यहाँ पर जमींदारों की जो पावर थी उसको बहुत बुरी तरीके से रिस्ट्रिक्ट कर दिया गया था और कलेक्टर की पावर को उस एरिया में बढ़ा दिया गया था। कई बार तो ऐसे केसेस भी हुए कि जमींदार अगर टाइम से टैक्स को नहीं पे कर पा रहा था तो कलेक्टर को ये ऑर्डर दिया गया कि जमींदार का जो इन्फ्लुएंस है, उसकी जो अथॉरिटी है, उसको ख़त्म कर दिया जाए और उस एरिया का पूरा कंट्रोल अपने हाथों में ले लिया जाए। मीन्स धीरे धीरे जमींदार की जो पावर थी वो ख़त्म होती जा रही थी। टाइम जब टैक्स को कलेक्ट करने का टाइम होता था उस टाइम पर जो जमींदार होते थे उनका एक ऑफिसर जिसको अमला कहा जाता था वो गांव में जाता था और टैक्स को कलेक्ट करता था। लेकिन टैक्स को कलेक्ट करने की जो प्रॉब्लम थी वो एक पेरेनियल प्रॉब्लम थी। मीन्स हर साल ऐसा ही होता था। कई बार तो बैड हार्वेस्ट की वजह से ऐसा होता था और कई बार जो रियॉट थे, जो किसान थे, वो जानबूझकर जो है टैक्स को पे नहीं करते थे। इवन जो रिच रियॉट्स और हेडमैन थे वो तो जब जमींदार ट्रबल में होते थे, मुसीबत में होते थे, उसको देखकर बहुत ज़्यादा खुश होते थे, इसीलिए वो टाइम से टैक्स को पे नहीं करते थे। जो डिफ़ाल्टर्स होते थे जमींदार उनके ऊपर केस कर सकता था, लेकिन इस केस का जो प्रोसीजर था वो बहुत ज़्यादा लंबा होता था। इवन 1798 में बृहद्वान, अकेले बृहद्वान में ही जो टैक्स के जो केसेस थे वो 30,000 केसेस पेंडिंग थे। मीन्स बहुत लंबा प्रोसीजर चलता था। अगर जमींदार करना भी चाहे तो उसको बहुत लंबे टाइम तक ऐसा ये प्रोसीजर के अंदर इन्वॉल्व रहना पड़ता था, इसलिए जमींदार जो है इस प्रोसीजर में नहीं घुसते थे। नेक्स्ट है द राइज ऑफ द जोतदार्स। जोतदार एक नया ही सेक्शन जो है सोसाइटी में इमर्स होना शुरू हो गया था और उस सेक्शन को कहा जाता था जोतदार। ये जोतदार कौन होते थे? गांव के जो अमीर किसान होते थे उन्हें जोतदार कहा जाता था। ओके, चलिए इनके बारे में डिस्कस करते हैं। 18th सेंचुरी के एंड तक जो जमींदार थे वो सभी संकट में थे। मीन्स उनके ऊपर क्राइसिस को वो फेस कर रहे थे और इसी टाइम पर गांव में एक नया ग्रुप अपनी पोजीशन को होल्ड कर रहा था और वो ग्रुप था रिच पीजेंट्स का ग्रुप, जिन्हें जोतदार कहा जाता था। इवन फ्रांसिस बुकनान के एक सर्वे के अकॉर्डिंग नॉर्थ बंगाल की एक डिस्ट्रिक्ट दीनापुर में यहाँ पर अलग अलग बहुत सारी संख्या में इन रिच पीजेंट्स को देखा जा सकता था, जिन्हें कि जोतदार कहा जाता था। 19th सेंचुरी तक जोतदारों ने लैंड के बहुत बड़े एरिया को एक्वायर कर लिया था। कई बार तो इनकी जो लैंड थी वो थाउजेंड्स ऑफ एकर्स होती थी। इसके साथ साथ उन्होंने लोकल ट्रेड और मनी लैंडर्स को भी अपने ऊपर अपना कंट्रोल उनके ऊपर रखा। जो गांव के एरिया में पुअर कल्टीवेटर्स होते थे उनके ऊपर भी वो अपना कंट्रोल रखते थे और इसके साथ साथ उनकी जो लैंड होती थी उसकी लैंड के बहुत बड़े पार्ट को शेयर क्रॉपर्स के द्वारा कल्टीवेट किया जाता था। शेयर क्रॉपर्स कौन होते थे? ये ऐसे लोग होते थे जो अपने ही इक्विपमेंट लेकर आते थे क्रॉपिंग करने के लिए, कल्टीवेशन करने के लिए। मीन्स अपने प्लग लेकर आए, अपने ही लेबर लेकर आए, अपने ही मजदूर लेकर आए थे और फिर बाद में एग्रीकल्चर प्रोडक्शन का आधा हिस्सा वो जो है जोतदार को दे देते थे। शेयर क्रॉपर मीन्स जो जोतदार की लैंड को शेयर करते थे अपने इक्विपमेंट्स और अपने लेबर के साथ। ओके, विद इन द विलेज द पावर ऑफ द जोतदार वॉज मोर इफेक्टिव देन ऑफ द जमींदार। गांव में जमींदार की बजाय जोतदार की जो पावर थी वो ज़्यादा इफेक्टिव थी, क्योंकि जो जमींदार अर्बन एरियाज में रहते थे और जोतदार गांव के लोकल एरिया में ही रहते थे, जहां पर वो पुअर विलेजर्स पर अपनी पावर को अच्छी तरह से कर सकते थे। दे फियर्सली रेजिस्टिस एफर्ट्स बाय द जमींदार टू इंक्रीज द जमा ऑफ द विलेज। अगर जमींदार जो है टैक्स की प्राइसेस को बढ़ाता था तो इसका वो विरोध करते थे। इवन गांव में रहने वाले जो छोटे किसान होते थे उनको भी इकट्ठा करते थे और उन्हें भी कहते थे कि वो जमींदार को टैक्स पे ना करें। कई बार तो ऐसा होता था कि जब जमींदार की जो एस्टेट होती थी उसकी नीलामी की जाती थी तो ये जोतदार ही वहाँ पर परचेजर बनते थे। मीन्स धीरे धीरे इनकी जो प्रॉपर्टी थी, इनके पास जो पैसा था वो बढ़ता जा रहा था और जमींदार से भी इनकी पावर ज़्यादा होती जा रही थी। नॉर्थ बंगाल में जोतदार एक पावरफुल सेक्शन बन गया था। इवन बंगाल के इसके अलावा
बंगाल के जो दूसरे पार्ट्स थे वहाँ पर रिच पेजेंट्स और गांव के जो हेडमैन होते थे वो अपनी पावर को बढ़ा रहे थे। और कई जगह पर इनको जो है हवलदार कहा जाता था, एवं कई जगह पर इनको घंटीदार और मंडल्स कहा जाता था। और धीरे धीरे जो है जमींदार की जो अथॉरिटी थी वो वीक होती जा रही थी और जोतदार की जो अथॉरिटी थी वो राइज होती जा रही थी, स्ट्रॉन्ग होती जा रही थी। यहाँ पर एक ये माइंड मैप दिया हुआ है कि गांव में क्या हो रहा था उस टाइम पर, बंगाल के कंट्री साइड में क्या हो रहा था कि सबसे ऊपर कंपनी होती थी, उसके बाद जमींदार होते थे जो कि विलेजर्स के ऊपर कंट्रोल रखते थे। उधर जोतदार, रेयड्स, अंडर रेयड्स और जोतदार के अंडर भी अंडर रेयड्स होते थे। मीन्स जोतदार, रेयड्स और ये अंडर रेयड्स सभी जो है किसको, जमींदार को टैक्स पे करते थे और जमींदार कंपनी को टैक्स पे करते थे। ओके, द जोतदार ऑफ दीनापुर, दीनापुर के जोतदार के बारे में बुकानन ने बताया है कि जो नॉर्थ बंगाल का दीनापुर डिस्ट्रिक्ट था वहाँ पर जोतदार जमींदार की बजाय उनकी पावर और ज़्यादा हो रही थी, वो जमींदार की पावर को अंडरमाइन कर रहे थे, उनको बिल्कुल भी पावरफुल नहीं समझ रहे थे। लैंडलॉर्ड्स इस सेक्शन को बिल्कुल भी पसंद नहीं करते थे, लेकिन इस सेक्शन का गांव में होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी था, क्योंकि अगर ये सेक्शन नहीं था तो पीजेंट्स, जो पुअर पीजेंट होते थे, उन्हें मनी कौन लैंड करता, क्योंकि यही वो लोग थे जो टाइम पड़ने पर पुअर लोगों को मनी जो है उधार पर देते थे। ओके, जोतदारों ने बहुत बड़े एरिया पर कल्टीवेट करना शुरू कर दिया था। इवन जो एरिया उनके पास पुश्तैनी था उस एरिया से भी ज़्यादा एरिया को उन्होंने कल्टीवेट करना शुरू कर दिया था। वो जानबूझकर जो है जमींदार के जो ऑफिशियल्स होते थे उनको पूरा टैक्स पे नहीं करते थे, कुछ राशि जो है टैक्स की पे कर देते थे और कुछ जो है अपने पास बकाया ही रखते थे और ये बकाया बढ़ती चली जाती थी। और जब जमींदार के ऑफिशियल्स उनको कोर्ट्स में बुलाते थे तो उन्हें वो है धमकाते थे, 2-4 घंटे उन्हें धमकाने के बाद उन्हीं की रिपोर्ट वो पुलिस को दे देते थे कि भाई हाँ, जमींदार के जो लोग हैं वो उनको डिसरिस्पेक्ट कर रहे हैं। सो इस तरह से धीरे धीरे जो है जमींदार की पावर कम होती चली गई और ये जो जोतदार थे वो अपनी पावर को बढ़ाते चले गए। सो आज हम यहीं तक करने वाले हैं। आई होप जो हमने किया है वो आपको क्लियर हो गया होगा। टेल मी इन कमेंट सेक्शन, और आपको जरा से भी मेरी वीडियोस हेल्पफुल लग रही हैं देन गिव मी अ थम्स अप एंड शेयर माय वीडियोस विद योर फ्रेंड्स एंड सब्सक्राइब माय चैनल फॉर न्यू अपडेट्स। थैंक यू, बाय बाय, कीप लर्निंग।